Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है एंड आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज में एडमिशन तक क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड BSc नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि BSc नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है, फॉर एग्जांपल आप यूपी से हो या फिर MP से हो या फिर आप जिस भी स्टेट से हो, तो क्या होता है कि सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग BSc नर्सिंग के फॉर्म्स निकलते हैं। जैसे अगर आप यूपी से हो तो यूपी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका नाम होता है UP CNET। वैसे ही MP के लिए अलग निकलता है, राजस्थान के लिए अलग निकलता है, छत्तीसगढ़ के लिए अलग निकलता है, बिहार के लिए अलग निकलता है। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अब सेंट्रल लेवल पे बात करी जाए कि आप किसी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को देके कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर राजस्थान का जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है अगर आप उसको देते हो तो उसमें क्या है कि सारे इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, और चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो कोई भी उसको फॉर्म को फिल कर सकता है और वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। बट कुछ स्टेट्स में ये लिमिटेशन होती है कि केवल वहीं उसी स्टेट के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में क्या है कि आप किसी भी और स्टेट से हो तो आप यूपी का फॉर्म फिल कर सकते हो, बट अगर आप यूपी के नहीं हो तो आपको सिर्फ यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप यूपी के नहीं हो, आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन रहती है। उसके अलावा कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनको आप दे सकते हो, जैसे कि PGI चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। उसके अलावा एम्स का फॉर्म हो गया, ठीक है। नीट हो गया, जिसके थ्रू आप बहुत सारे BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो बहुत सारे कॉलेजेस में। तो अब जैसे एम्स है तो उसमें क्या है कि केवल गर्ल्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उसमें बॉयज़ के लिए नहीं है। और वैसे ही जो PGI है उसमें भी केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, बट अगर आप बॉय हो तो आप नहीं फिल कर सकते, आप गर्ल हो तो आप फिल कर सकते हो उस फॉर्म को। तो इसी तरीके से लाइक सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। कुछ कॉमन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नीट हो गया, PGI हो गया, एम्स हो गया। बट नीट हर कोई दे सकता है, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आप नीट दे सकते हो। नीट के थ्रू आप जैसे BHU में एडमिशन ले सकते हो। और भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे ESIC हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई ऑल ओवर बात। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ यूपी की, अगर आपको यूपी से BSc नर्सिंग करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो अगर आप यूपी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो होता है UP CNET, यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और इस टेस्ट को देने के बाद आप यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि ABVMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट यही रहता है कि अगर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूपी में ऐसा है कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट नहीं हो तो आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर फॉर्म्स की बात करी जाए तो इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। UP CNET का फॉर्म जो है वो आ जाता है। अब इसको फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपकी एज 31 दिसंबर 2026 से पहले 17 ईयर्स होनी चाहिए। आपने 12th पास किया होना चाहिए। अगर 12th पास नहीं है, अभी आप 12th में है, मतलब आपका रिजल्ट आने वाला है, तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और जिन लोगों का 12th पहले से हो रखा है तो उनके लिए मैं परसेंटेज का क्राइटेरिया एक बार ही बता दे रही हूँ। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 40% होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 45% होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अगर किसी के पास बायोलॉजी नहीं है मेन सब्जेक्ट तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए। उसके साथ साथ इंग्लिश होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तब आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और अगर बात करी जाए कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, अगर आप लड़के हैं तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लड़की हो तब भी कर सकते हो, और अगर आप मैरिड हो तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है।
एंड अगर आप PWD कैंडिडेट हो तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करी जाए पेपर की, तो जो पेपर होता है आपका वो 120 मार्क्स का आता है, 120 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें क्वेश्चन भी 120 ही होते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और इन पांचों सब्जेक्ट से आपके 24 क्वेश्चन आते हैं। 24 आपके फिजिक्स से आएंगे, 24 केमिस्ट्री से आएंगे, 24 बायोलॉजी से आएंगे, 24 आपके इंग्लिश से आएंगे एंड 24 आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। और ये जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, OMR शीट पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। तो पहले क्या होता था कि केवल इंग्लिश में आता था, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अब ये चीज़ भी सॉल्व हो गई है। और पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट टाइम मिलता है। तो ये पूरा था पेपर के बारे में। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या आता है। तो यहाँ पे जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहने का मतलब 11th प्लस 12th दोनों, बट जो 12th है उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा, लाइक 12th से अगर आप कहो तो लाइक 60% क्वेश्चन आपके 12th से पूछे जाते हैं और 40% क्वेश्चन आपके 11th से पूछे जाते हैं। और इसमें आपका जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही पूछा जाता है, कुछ ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे अगर आप नीट के कंपेयर में देखोगे तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, बट ऐसा नहीं है एकदम ही बेसिक क्वेश्चन आए कि बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक आप 10th 9th का पढ़ो वो आता है, तो उतना ईजी पेपर भी नहीं आता है। बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं। मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया। तो आप लोग पहले से इतना प्रिपेयर करके जाओ कि आपके पेपर में अगर थोड़ा सा लेवल मॉडरेट भी होता है तभी भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और एक बारी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू दे रही हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मैं ला दूंगी, ठीक है। अगर बायोलॉजी की बात करी जाए तो बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से सिर्फ NCERT पढ़नी है। अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ते हो लाइन वाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसके अलावा आपको बायोलॉजी के लिए कुछ और नहीं करना, सिर्फ NCERT पढ़ो। सिर्फ NCERT, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सिर्फ NCERT से ही आपके पूछे जाते हैं। आउट ऑफ द NCERT 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपने अच्छे से NCERT ही पढ़ी है तभी भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको बायोलॉजी में NCERT पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ जहाँ पे आपसे गलती हो रही है उन क्वेश्चंस को नोट करना है, दोबारा रिवाइज करना है, ताकि जब आप दोबारा से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपके वो क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले 11th का पोर्शन खत्म करना है, देन 12th पे जंप करना है, क्योंकि 11th आपका बेसिक है। अगर आपको 11th नहीं आता तो आपको 12th को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आपको 11th को खत्म करना है, देन आपको 12th पे जंप करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए बता रही हूँ, एक फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो जिसमें फिजिक्स के सारे फार्मूला लिखे हों, ताकि आपको बार बार जो है सिर्फ फार्मूला के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। एक साथ सारे फार्मूला लिख लो, याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके UPSC नेट में, वो मोस्टली क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से टफ रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा भारी भरकम न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी रखनी है और आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आप बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत डीप में तो नहीं पूछा जाता। लाइक अगर आप बोलोगे कि नीट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे आपसे बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जितना बेसिक है, जितना थ्योरेटिकल है, वो पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ पे गलत हो रही हैं, कहाँ पे मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेम आपको केमिस्ट्री में करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उनका पहले से एक फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो। और जो एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, लाइक एलिमेंट्स के, वो एक जगह लिख लो ताकि याद रहे। और जो सिंपल बेसिक रिएक्शंस हैं आपकी केमिस्ट्री में, उनको भी आप एक साथ लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। केमिस्ट्री में पूछ देंगे कि कौन सी रिएक्शन है, लाइक जो नेम रिएक्शन है आपकी केमिस्ट्री के अंदर, उनकी मैं बात कर रही हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे करनी है, देखना है कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी जाए तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर आपके सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बताया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे।
तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में जो आपका बेसिक ग्रामर है 11th और 12th में आपने जितना भी ग्रामर पढ़ा है आपको उसी को रिवाइज करना है। वोकैबुलरी अच्छे से पढ़नी है क्योंकि वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। और देखो इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका लाइक आर्टिकल्स हो गया या फिर अनसीन पैसेज हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वोकैब से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग से टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले से आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो और आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आपको पता है, तो आप फिर प्रैक्टिस करो और जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको याद करो और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो, आपको उतना हो जाएगा, काफ़ी रहेगा आपके इंग्लिश में, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखो क्या पूछा जाता है, आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछा जाता है एंड आपका जो बायोलॉजी है वो भी पूछा जाता है कभी कभी। मतलब बायोलॉजी जो नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी है उसमें जब अब नॉर्मलिटी आती है तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एक चैप्टर है आपकी बायोलॉजी में, तो कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैक्सीनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका जो बेसिक नर्सिंग है, लाइक नर्सिंग का इंडिया में कैसे ओरिजिन हुआ, हिस्ट्री क्या थी नर्सिंग की, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करना है, देखना है कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। और अलग से अगर टाइम नहीं मिल रहा है कि आप उतना थ्योरी कवर कर सको, लाइक अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको दोबारा से देखो, उतना काफ़ी रहेगा आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। सो ये था कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें जहाँ हमें यूपी सीनेट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएं। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल हैं जो फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, और ये ऐसे चैनल्स मैंने खुद बताए हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स पे कि आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। अगर आप कंफर्टेबल हो फ़ोन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि आपको कोई ऐसी बुक मिल जाए जहाँ पे आपको सीनेट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएँ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएं, तो उसके लिए आप ये बुक मिशन यूपी सीनेट प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे और मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। और इस बुक को मैं क्यों रेफर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो बाइलिंगुअल मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं इनका वैसे तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा है इन्होंने और आंसर की भी प्रोवाइड करी है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि वीडियो सॉल्यूशन, तो आप अगर इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड लास्ट टाइम इस बुक से 36 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, तो आप लोग इसको ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको लें कहाँ से, तो इसको आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक की लिंक मिल जाएगी और आप चाहो तो इसको आप किसी आसपास के बुक सेंटर से भी परचेज कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब बुक भी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। अब आपका पेपर कब होगा, तो आपका पेपर जो होता है वो या तो जून के फर्स्ट वीक में होगा या फिर मई के लास्ट वीक में होगा। जैसे अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ था वो जून के फर्स्ट वीक में हुआ था, बट जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था वो मई के लास्ट में हुआ था। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि आपका पेपर जो है वो मई के लास्ट में होगा, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो आपके पास और ज़्यादा टाइम रहेगा। बट आप पहले से ये मत सोच के रखना कि पेपर जून में होगा, क्योंकि वो फिर टाइम आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो आप ऐसा एज्यूम करके चलो कि पेपर आपका मई के लास्ट में ही होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जब आपका पेपर होगा तो उसके विद इन लाइक एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आंसर की आ जाती है और 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। देन आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, लाइक जो भी आपको कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेज प्रेफर करते हो एंड उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका पेपर होने के बाद एडमिशन तक जो होता है पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर। उसके लिए जब काउंसलिंग होगी तो मैं आपको अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगी। अगर आपको समझना है अभी तो आप इसी चैनल पे काउंसलिंग वाले सेशन में जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस, ठीक है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बता रखा है। और अगर आपको चाहिए कि आपको अभी जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसके लिए भी एक नई वीडियो आ जाएगी। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप लोग अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।